हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा वेरिएशन के बारे में कि किस तरह से वेरिएशन होता है किसी ग्रुप के अंदर। वेरिएशन इन आईपी के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि पीरियड में वेरिएशन किस तरीके से होता है आईपी का। वहां मेन डिटरमाइनिंग क्वांटिटी किसी पीरियड में जेड इफेक्टिव होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसी ग्रुप के अंदर। तो अगर किसी ग्रुप की बात करी जाए तो इन अ ग्रुप साइज इंक्रीज सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ये बात आप देख करके चले बेटा कि किसी ग्रुप के अंदर मेन डिटरमाइनिंग क्वांटिटी जो होता है, जो बड़ा फैक्टर होता है डिटरमाइन करने वाला, वह चलता है रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। और हम ये बात जानते हैं कि आईपी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंस किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार रेडियस बढ़ता है क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है, इसी वजह से लगातार यहां पर आईपी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो किसी भी ग्रुप की अगर बात करी जाए तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार आईपी का वैल्यू डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रेडियस का वैल्यू बढ़ता है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा इन अ ग्रुप की, तो इन अ ग्रुप साइज इंक्रीज सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। लेट अस सपोज हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें। शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक के कुछ एग्जांपल्स से। एस ब्लॉक की बात करें, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि ऊपर से नीचे की ओर गए, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम मूव करने पर लगातार रेडियस बढ़ेगा, मानते हैं बेटा, और रेडियस बढ़ेगा इसका मतलब आईपी का वैल्यू लगातार डिक्रीज करेगा। इसलिए आप देख सकते हैं लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम ग्रुप नंबर 2 के लिए देख सकते हैं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, टॉप टू बॉटम गए, फिर से रेडियस बढ़ेगा, फिर से आईपी घटेगा, लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। चलिए ये तो बात हो गई एस ब्लॉक की। पी ब्लॉक में देख लेते हैं। पी ब्लॉक की बात करें ग्रुप नंबर 16 की, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, टॉप टू बॉटम लगातार आईपी फिर घट रहा है। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर आईपी घट रहा है। ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर भी टॉप टू बॉटम गए, लगातार रेडियस बढ़ेगा, इसका मतलब आईपी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो बेटा यहां पर हमने वेरिएशन की बात करी, किस तरह से वेरिएशन होता है आईपी में, किसी ग्रुप में और किसी पीरियड में। अब हम इन दोनों पॉइंट को क्लब करते हुए अलग अलग सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी इसके अंदर आगे चल के देखेंगे। देखिए बेटा अगला क्या है अपने पास में आया, एक क्वेश्चन आया अपने पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज इज लेस देन दैट ऑफ द सेकंड। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है जिसके अंदर पहले वाले स्पीशी का आईपी कम है दूसरे वाले से। ध्यान दो बेटा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज इज लेस देन दैट ऑफ द सेकंड। अब आप एक बात देखें बेटा, एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल फैसेट, मल्टीपल एस्पेक्ट को ये कवर करता हुआ चल रहा है। तो एक एक करके सभी ऑप्शन पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करें, ये सोचें कि जो हमें गिवन ऑप्शन हैं क्या वो आयन्स हैं, क्या वो आयन्स एटम्स हैं या फिर एटम्स एटम्स हैं। क्योंकि अगर वो इस तरीके के होंगे तो उनके ऊपर जो एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट होगा वो अलग अलग वेरी करेगा। तो पहला काम तो हमारा ये है कि हम चेक करें, जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको। ऑप्शन नंबर 1 देखिए बेटा, O- और O-2, तो ये क्या होगा? आयन आयन होगा। तो हम इसके बगल में लिख देते हैं यहां पर आयन्स, ये आयन्स हो गया। सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं हम, मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि आप आईपी के सवाल किस तरह से करेंगे ताकि वो सवाल आपका सही भी हो और जल्दी भी हो। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे हमें ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं बेटा, एस और पी। तो बेटा यहां तो कोई आयन नहीं है तो हम इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? हम इसको एटम्स की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए हम इसको एटम की तरह बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एन और पी, बेटा ये भी किसकी तरह होंगे? बेटा एटम्स की तरह होंगे, ये भी एटम्स होंगे। और बेरिलियम +2 और बेरिलियम, तो बेटा ये क्या है? आयन और एटम, तो इसको भी हम आयन की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। अब ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हो रहा है हम देखते हैं बेटा। पहली बात तो यहां पर यह है कि अगर हम फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो आयन्स है, और आयन्स के लिए तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही कैटेगरी बनती है, या तो वो डिफरेंट आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट होगा या फिर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होगा। तो चलिए हम दोनों के बारे में देख लेते हैं। पहले हम बात करें बेटा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बेटा कि हम O- और O-2 में कंपेयर करें। तो बेटा ये सब क्या है? ये सब है डिफरेंट आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट। डिफरेंट आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे कि Z इफेक्टिव यहां पर घटेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव घटेगा, तो आईपी का वैल्यू यहां पर कम होगा। आईपी का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब आईपी का वैल्यू हाई किसका होगा? बेटा O- का आईपी का वैल्यू हाई होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले वाले का कम होना चाहिए दूसरे वाले से, तो ये तो अपना आंसर होगा नहीं, तो हमने इसका कहते हैं क्रॉस लगा दी, ये अपना आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम पहले आयन साइंस की बात कर रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर हमने देखा बेटा फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा हमसे? फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है हमसे बेरिलियम +2 और बेरिलियम, ये भी डिफरेंट आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट है, डिफरेंट आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट है। अब इसमें क्या बोलेंगे हम? यहां बोल सकते हैं बेटा कि इधर से इधर की ओर गए तो पॉजिटिव हमें कम होता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव कम होता हुआ दिखाई देगा, Z इफेक्टिव कम होता हुआ दिखाई देगा, आईपी का वैल्यू कम होता हुआ दिखाई देगा। ये बात हम देख करके आ चुके हैं कि डिफरेंट आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट में जहां पॉजिटिव ज्यादा, आईपी का वैल्यू हाई, इसका मतलब यहां पर भी आईपी का वैल्यू बेरिलियम +2 का हाई होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम।
तो बोलना चाह रहा है कि पहले वाले कम हो दूसरे वाले से, तो ये भी अपना आंसर होगा नहीं। तो दो ऑप्शन तो अपन ने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। अब बच्चा अपने पास में सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो चलिए हम दोनों के बारे में बात करते हैं, सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है। चलिए हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं बेटा। सेकंड ऑप्शन में क्या है अपने पास में, सल्फर है और फास्फोरस है। अब सल्फर की हम बात करें और फास्फोरस की बात करें, तो आईपी की बात कर रहे हैं एटम्स के लिए, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देते हैं। आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, सल्फर का 3p4 ये कॉन्फिगरेशन होगा। फास्फोरस का क्या होगा बेटा, 3p3। अब आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि 3p3 कॉन्फिगरेशन कैसा है। 3p3 कॉन्फिगरेशन कैसा है बेटा, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है। याद करो बेटा, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है ये, और हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होने की वजह से इसके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 16 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। तो यहां पर तो अपना वो वाला कॉन्सेप्ट डेल्टा Z इक्वल टू 1 वाला भी अप्लाई हो जाएगा। तो जब डेल्टा Z इक्वल टू 1 है और एक हाफ फील्ड और एक पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड है, तो जो हाफ फील्ड होगा उसका आईपी का वैल्यू हाई होगा। ये एग्जांपल ही हमने देखा था। तो यहां हम बोल सकते हैं कि सल्फर फास्फोरस के अंदर आईपी का वैल्यू हाई किसका होगा बेटा, फास्फोरस का वैल्यू हाई हो जाएगा। तो यहां पर आईपी के अंदर सल्फर का वैल्यू कम हो गया, किससे, फास्फोरस से। तो बोलना चाह रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज इज लेस देन दैट ऑफ द सेकंड। तो फर्स्ट वाले कम हो गया सेकंड वाले से, इसका मतलब अपना आंसर क्या चला जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर चला जाना चाहिए। चलिए एक बार हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं। हमने बेटा थर्ड ऑप्शन को चेक करके देखा, थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है बेटा हमसे, एक तो नाइट्रोजन की बात कर रहा है, एक फास्फोरस की बात कर रहा है। अब आप ये बात जानते हैं बेटा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है, दोनों के ग्रुप नंबर 15 के मेंबर है। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे ग्रुप के अंदर, लगातार रेडियस बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर तो आईपी का वैल्यू लगातार यहां पर घटेगा। आईपी का वैल्यू घटेगा मतलब यहां तो एन का वैल्यू हाई आ गया बेटा पी से, तो एन का वैल्यू बड़ा मिल गया पी से, जबकि होना उल्टा चाहिए था। क्वेश्चन के हिसाब से हमको तो उल्टा देखना है, तो ये भी अपना आंसर होगा नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको, ये कुछ थॉट प्रोसेस होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके अलग अलग करके सोचेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन अपना क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम अपने पास में किस तरह से वेरिएशन होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। मतलब अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट का आईपी मैक्सिमम होगा और कौन से एलिमेंट का आईपी मिनिमम होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बेटा, हमें दोनों बातें देखनी होगी। देखें, यहां पर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल को हम पीरियड लेकर के चलेंगे और वर्टिकल को हम ऐसे ग्रुप लेकर के चलेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। यह बात हम जानते हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आईपी का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड की तरफ के एलिमेंट्स होंगे इनका आईपी का वैल्यू तो हाई होगा। ये बात आप मानते हैं बेटा, जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड के एलिमेंट होंगे उनका आईपी का वैल्यू हाई होगा, हाईएस्ट होगा, और जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट के होंगे उनका आईपी का वैल्यू कम होगा। ये बात मानते हैं। दूसरी बात ये, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार रेडियस बढ़ने की वजह से आईपी का वैल्यू घटता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ग्रुप में जितना नीचे की तरफ एलिमेंट होगा उसका आईपी का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो अगर हम इन दोनों ही पॉइंट को क्लब करें, मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा राइट में होगा और जितना ऊपर की तरफ होगा उसके लिए उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा आईपी का। तो सबसे राइट के अंदर तो बेटा नोबल गैस है, और नोबल गैस सबसे ऊपर कौन है, हीलियम। इसका मतलब हीलियम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए आईपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब अगर हम यहां पर बात करें, द एलिमेंट विद मैक्सिमम आईपी इन होल पीरियोडिक टेबल शुड बी व्हाट, हीलियम। मैक्सिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल इज व्हाट, हीलियम। दूसरी बात, मिनिमम की बात करते हैं, तो ऐसा एलिमेंट जो कि एक तो लेफ्ट में होगा क्योंकि लेफ्ट वालों का आईपी तो वैसे ही कम है, और एकदम बॉटम में होगा। तो लेफ्ट में होगा और बॉटम में होगा, तो लेफ्ट में ग्रुप नंबर 1 आता है बेटा। ग्रुप नंबर 1 के सबसे एंड में चले जाएंगे बेटा आप, तो सीजियम फ्रेंशियम आएगा। अब फ्रेंशियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी स्टडी में ज्यादा खास कर नहीं सकते, बचा कौन, सीजियम। तो सीजियम एक ऐसा एलिमेंट होगा क्योंकि लेफ्ट में होगा, सबसे बॉटम में होगा, तो इसका आईपी का वैल्यू सबसे कम होगा। सो द एलिमेंट विद मिनिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल शुड बी व्हाट, सीजियम। तो बेटा मिनिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल किसका होगा, सीजियम का होगा। तो बेटा ये दोनों पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख के चलेंगे कि मैक्सिमम आईपी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है बेटा, हीलियम का होता है। मिनिमम आईपी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है बेटा, सीजियम का होता है। इन दोनों पॉइंट को आप रिमेंबर करके चलें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प होगी। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से होगा। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड इन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम एटॉमिक रेडियस टॉपिक में पढ़कर आ चुके हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी को अफेक्ट करेगा, इस बारे में हम देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखें बेटा हम इसके अंदर ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट कौन कौन से बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद कीजिए बेटा, ग्रुप नंबर 13 के अंदर हमने देखा था कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्शंस काम करते थे। एक कॉन्ट्रैक्शन था जिसका नाम था क्या,
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो कि अप्लाई होता है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, और दूसरा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो कि अप्लाई होता है इंडियम और थैलियम के बीच में। तो देखें बेटा, नॉर्मली अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपको पता है रेडियस बढ़ता है क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है, बट एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है ड्यू टू व्हाट, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम और थैलियम का रेडियस भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है ड्यू टू व्हाट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इससे आईपी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको समझिएगा बेटा आप ध्यान से। जैसे कि एल्यूमिनियम और गैलियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 31, ठीक है। अब आप देखें बेटा, एल्यूमिनियम और गैलियम का दोनों का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो हम दोनों को लगभग लगभग बराबर मानकर चल सकते हैं। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गैलियम में ज्यादा है, ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर हाई है। इसका मतलब यह बात कही जा सकती है कि एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर रेडियस में भले ही कोई खास अंतर नहीं हो, पर गैलियम के अंदर एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में 18 प्रोटॉन ज्यादा है। 18 का अंतर है, इसमें 18 प्रोटॉन ज्यादा है। और अगर 18 प्रोटॉन ज्यादा है तो उसी रेडियस के अंदर जहां पर 18 प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहीं पर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर रेडियस दोनों का सेम है, बट सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गैलियम के अंदर 18 ज्यादा है, इसका मतलब वो 18 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन लग रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस हमने अप्रोक्सीमेटली सेम रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम के मुकाबले में अगर आपको गैलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको ज्यादा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये बात कही जा सकती है कि एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर आईपी का वैल्यू किसका हाई होना चाहिए, गैलियम का हाई होना चाहिए। सेम टू सेम अगर हम बात करें बेटा इंडियम और थैलियम की, तो इंडियम और थैलियम के अंदर भी आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होने की वजह से इनका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। अब जब आप इंडियम और थैलियम की बात कर रहे हैं तो इंडियम से थैलियम की ओर जाने पर एटॉमिक नंबर में 32 से इंक्रीमेंट हो रहा है। एटॉमिक नंबर में 32 से इंक्रीमेंट होने का मतलब यह है कि एक साथ 32 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, 32 प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो 32 प्रोटॉन्स जहां पर बढ़ेंगे तो सेम रेडियस के अंदर जहां पर 32 प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली वहीं पर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा। और अगर वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर से वही बात कही जा सकती है कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां पर यह बात बोल सकते हैं कि इंडियम और थैलियम का रेडियस भले ही अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा 32 प्रोटॉन्स इन द केस ऑफ थैलियम, वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होता है और उसी वजह से वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसका आईपी का वैल्यू, थैलियम के आईपी का वैल्यू इंडियम से ज्यादा हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बात कही जाए तो आप ये देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से जहां भी कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होता है वहां पर जिस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं वहीं पर आईपी का वैल्यू भी बढ़ जाता है, बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर 18 प्रोटॉन का अंतर है, तो 18 प्रोटॉन का अंतर ज्यादा किस में है, गैलियम के अंदर है। इसका मतलब गैलियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम के मुकाबले में 18 ज्यादा प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर उसका आईपी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली इंडियम और थैलियम के अंदर वो 32 का डिफरेंस है, तो 32 प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे थैलियम के इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब उसका आईपी का वैल्यू हाई होगा। तो अगर हम यहाँ पर आईपी के ऑर्डर की बात करें बेटा, तो आईपी का ऑर्डर क्या आना चाहिए कि बोरोन से एल्यूमिनियम में, देखें बेटा बोरोन से एल्यूमिनियम में कोई कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट काम करेगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये बोलता है टॉप टू बॉटम गए, ये रेडियस बढ़ा तो आईपी का वैल्यू डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ तो डिक्रीज हो गया, बट एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर ऑर्डर इंक्रीज क्यों हो रहा है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन टीसी अप्लाई हो रहा है। गैलियम से इंडियम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, बट फिर से वही वाली बात, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंडियम एंड थैलियम, द आईपी ऑफ थैलियम इज नाउ ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियम। थैलियम का जो आईपी है वो इंडियम से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। तो एक दिमाग में बात रख सकते हैं बेटा आप ये इस तरीके से कि जब जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तब तब रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगा और आईपी का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तब तब रेडियस का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगा
और आईपी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं बेटा टीसी और एलसी दोनों की वजह से आईपी पर क्या फर्क पड़ता है, तो आईपी वहां पर इंक्रीज हो जाता है। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देख चुके हैं बेटा हम। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d ग्रेटर देन 4d। अब 5d ग्रेटर देन 4d वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था बेटा कि रेडियस ऑफ 5d सीरीज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4d सीरीज ड्यू टू व्हाट, एलसी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अभी ये जस्ट हमने सीखा है कि जहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा वहां पर आईपी का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए 5d सीरीज का आईपी का वैल्यू 4d सीरीज से ज्यादा माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा हम हाफनियम और जिरकोनियम, हाफनियम और जिरकोनियम की बात करें तो हाफनियम और जिरकोनियम कहां पर आते हैं बेटा, आपको याद होगा बेटा हमने एलिमेंट देखा था, आपको याद है बेटा, जैसे एक देखा था हमने टाइटेनियम, एक देखा था बेटा हमने जिरकोनियम, एक देखा था हमने बेटा हाफनियम। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल हमने लिया था कहां पर, जब हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो टाइटेनियम से जिरकोनियम में तो कुछ फर्क नॉर्मल आएगा नहीं, जो नॉर्मल ऑर्डर चलता है वही ऑर्डर चलेगा, पर जिरकोनियम और हैफनियम के अंदर अब जिरकोनियम 4d सीरीज का है और हैफनियम 5d सीरीज का है, तो 5d सीरीज का होने की वजह से हैफनियम के आईपी का वैल्यू जिरकोनियम से ज्यादा हो जाएगा। इसी बात को ये एग्जाम्पल प्रूव करना चाहता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात को आप इस तरह से अप्लाई करके देख सकते हैं। सिमिलरली इन ग्रुप नंबर 14 IE ऑफ लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, ये बात भी आप समझ सकते हैं बेटा। लेड और टिन के अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसा भी हमने इंडियम और थैलियम के अंदर देखा था वैसे के वैसे ही आप टिन और लेड के अंदर देख सकते हैं। इंडियम और थैलियम के अंदर थैलियम का आईपी हाई हो गया था, सिमिलरली टिन और लेड के अंदर लेड का आईपी हाई हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हम जैसे बेटा बात करें ग्रुप नंबर 11 की, एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 11 ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 11 क्या है बेटा, कॉपर AgAu। अब कॉपर AgAu के अंदर बेटा साइज का ऑर्डर क्या है, तो साइज तो बेटा टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। अब टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, बट इन द केस ऑफ Ag एंड Au वी नो दैट Ag जो है बेटा वो 4d सीरीज का एलिमेंट है और Au जो है वो बेटा 5d सीरीज का एलिमेंट है। और हमें ये बात पता है कि 4d और 5d का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम है ड्यू टू व्हाट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अभी जस्ट हमने सीखा है कि जहां जहां कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं वहां वहां आईपी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो कॉपर और Ag के अंदर तो नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, टॉप टू बॉटम गए, रेडियस बढ़ा तो आईपी का वैल्यू घटा। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ तो आईपी का वैल्यू घट रहा है, बट Ag और Au के अंदर आईपी का वैल्यू बढ़ रहा है। इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई करा जा सकता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में। तो अभी हम देख सकते हैं बेटा मैक्सिमम आईपी इन ग्रुप इन डी ब्लॉक। किसी डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम आईपी क्या होगा किसी ग्रुप के अंदर, तो वो 5d सीरीज वाले का कहा जा सकता है इन जनरल। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो हम इसके एक एक करके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारे पास में वो है बेटा मेटालिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या बात बोलता है इसको डिस्कस करते हैं। जनरली फॉर मेटल्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मेटल्स के बारे में आपकी क्या धारणा बनी हुई है, दिमाग में आपने क्या कॉन्सेप्ट लेकर चला हुआ है। आपने बचपन में एक बात पढ़ा हुआ है बेटा कि मेटल्स वो स्पीशी होते हैं जो कि रेडिली लूज करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। रेडिली लूज करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन मतलब आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ये है कि उसका आईपी का वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको एनर्जी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी सिस्टम को। भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सिस्टम को कुछ एनर्जी देनी पड़ी, उस एनर्जी का नाम हमने क्या दिया, आईपी दिया। तो ये बात कही जा रही है कि मेटल्स के लिए अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पॉसिबल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, इसका मतलब उसके आईपी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। तो अगर हम कभी किसी मेटल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे, क्योंकि मेटल रिएक्ट कैसे करता है, मेटल ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे करके। तो जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जितनी कम एनर्जी खा करके इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो मेटल उतना ही अच्छा रिएक्टिव, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव कहा जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बोलें तो जिस मेटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जितना कम होगा वो मेटल उतना ही ज्यादा अच्छा मेटालिक कैरेक्टर वाला होगा और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही हाई होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी आईपी का वैल्यू कम होगा वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, उतनी ही जल्दी रिएक्ट कर लेगा। इसका मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही हाई हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल की जो मेटालिक रिएक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं आईपी से रिलेट करी जा सकती है। तो पॉइंट यहां पर ये बोल रहा है कि जनरली फॉर मेटल्स द आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो।
नाउ फॉर नॉन मेटल्स द आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। कन्वर्सली आप समझ सकते हैं बेटा मेटल्स का ऑपोजिट होता है नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के आईपी का वैल्यू क्या होगा, हाई हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को बेटा आप याद रखेंगे। पॉइंट यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम कभी किसी मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो उसके रिएक्टिविटी उस एलिमेंट की आईई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका आईई का वैल्यू इतना कम होगा उसका रिएक्टिविटी का वैल्यू उतना ही हाई होगा। यही बात हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको एक्सप्लेन यहां पर करी है। नाउ ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप as IP decrease, we know that in a group IP decrease, metallic character increase, metallic character बढ़ेगा। metallic character क्यों बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब जिसका आईपी का वैल्यू कम उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें बेटा आप, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार रेडियस बढ़ता है, आईपी घटता है। आईपी घटने की वजह से मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल का रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आप देख सकते हैं Na+, तो Na+ के अंदर ये प्लस क्या है, +1, ये +1 क्या है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ एल्यूमिनियम +3, तो Al के ऊपर +3 लिखा है, तो ये +3 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से एक्सप्लेन करता है, ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट है बेटा यहां पर कुछ, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस डेटा को ध्यान रखिएगा। अगर दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कंसेक्यूटिव आईपी, सक्सेसिव आईपी के अंदर डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या उसके बराबर हुआ, then its lower oxidation state is stable, then its lower oxidation state is stable। इस बात का मतलब क्या है, अभी एग्जांपल देखेंगे, आपको 2 मिनट में बात क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है, Na से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको Na+ बनाया, फिर हमने Na+ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको Na+2 बनाया। वी नो दैट द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, IP1। तो बेटा हम इस पहली वाली प्रोसेस को IP1 बोल सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या बोलेंगे, इसको IP2 बोलेंगे। अब यहां पर जब हमने डिफरेंस निकाला, कैलकुलेट करके जब हमने डिफरेंस निकाला यहां पर, तो वैल्यू हमें कितना मिला बेटा, 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पर हम क्या बात बोल सकते हैं, तो जो बात हम बोलेंगे वही पॉइंट ये बता रहा है। पॉइंट ये कह रहा था कि अगर सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होगा, तो ऐसे केस के अंदर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसे स्टेबल माना जाएगा। मतलब यहां पर यह है कि अभी आपने यहां पर डेल्टा आईपी का वैल्यू निकाला 42.7, तो आप मुझे बात बताओ बेटा, क्या 42.7 का वैल्यू 16 से बड़ा या उससे ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है 16 से बड़ा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब सोडियम का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो स्टेबल होगा। सोडियम के यहां पर आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हुए दिख रहे हैं, एक +1 एक +2। बताओ बेटा लोअर कौन है, क्लियरली यहां पर लोअर कौन है, Na+1। इसका मतलब यहां पर स्टेबल कौन होगा, Na+1 मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब यहां पर यह बात कही जा सकती है कि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी Na+1 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Na+2। ये बात इस पॉइंट को प्रूव करता है। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात हम देख चुके बेटा, सो Na+ इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट बी पॉइंट, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ, तो ऐसे केस के अंदर देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। ऐसे केस के अंदर इसका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा वो क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे बेटा हमने एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकाला हमने Mg+ बनाया, फिर Mg+ से इलेक्ट्रॉन निकाल करके Mg+2 बनाया। इस पहले वाले प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे बेटा, IP1। दूसरे वाले प्रोसेस को नाम क्या देंगे बेटा, हम IP2। तो ये हो गया IP1, ये हो गया बेटा IP2। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी डिफरेंस गिवन है, वो कितना है 7.4। अब इस 7.4 को देख करके आपको कमेंट करना है कि Mg का कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +1 या +2। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। रूल ये बोलता है कि अगर डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम हुआ, तो ऐसे केस के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल माना जाएगा। मतलब यहां पर यह है
कि 7.4 को देखो बेटा 7.4 क्या 11 या उससे छोटा है? बिल्कुल सही बात है, 11 से छोटा है। और अगर ये 11 से छोटा है तो रूल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा बेटा? +1 +2 में +2, इसका मतलब +2 को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो वही वाली बात बोली जा रही है, डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो Mg+2 इज मोर स्टेबल। इसका मतलब Mg+2 ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा कि जो आपके सामने वैल्यू जो दिया होगा वो इन दोनों वैल्यूज के इंटरमीडिएट होगा, मतलब कोई वैल्यू ऐसा होगा जो 11 से बड़ा होगा पर 16 से छोटा होगा। तो एक केस देखा था हमने 16 से बड़ा, एक केस देखा हमने 11 से छोटा। अगर दोनों के इंटरमीडिएट आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस के अंदर भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसे स्टेबल माना जाता है। मतलब पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस इज बिटवीन बोथ दीज वैल्यूज देन ऑल्सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं बेटा, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे बात करें बेटा हम एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +1 से एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +1 का नाम क्या दिया हमने? IP1, एल्यूमिनियम +1 से +2 का नाम हमने क्या दिया बेटा? IP2। अब आप चेक करके बताओ बेटा कि एल्यूमिनियम +1 +2 में यहां पर IP का डिफरेंस कितना है? तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर IP का डिफरेंस आपको दिया हुआ कितना है? 12.8। अब ये 12.8 का जो वैल्यू है 11 से बड़ा है पर 16 से छोटा है, 11 से बड़ा है पर 16 से छोटा है। तो ऐसे केस के अंदर भी आप क्या अप्लाई करेंगे कि अगर डिफरेंस 11 से बड़ा है और 16 से छोटा है तब भी हम लोअर स्टेट को ही स्टेबल मानेंगे। मतलब अब यहां पर लोअर स्टेट कौन है? एल्यूमिनियम +1। सो एल्यूमिनियम +1 इज मोर स्टेबल, इसलिए एल्यूमिनियम +1 को ज्यादा स्टेबल कहा गया है। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर और देखते हैं बेटा, एल्यूमिनियम +1 से एल्यूमिनियम +2 बनाया हमने, एल्यूमिनियम +2 से एल्यूमिनियम +3 बनाया हमने। यहां पर हमें डेल्टा IP का वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब आप बताओ बेटा कि कौन सा स्टेबल होगा? तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखते से हमारे दिमाग में क्या बात आएगी कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 11 से छोटा है, और 11 से छोटा है इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होना चाहिए। तो +2 और +3 के अंदर बताओ हायर कौन है बेटा? तो हायर है एल्यूमिनियम +3, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा? एल्यूमिनियम +3 ही ज्यादा स्टेबल होगा। देख सकते हैं बेटा, सो एल्यूमिनियम +3 इज मोर स्टेबल, एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल कहा जा रहा है। अब बेटा अगर हम इन तीनों के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करें कि एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, किस तरीके से होगा? तो स्टेबिलिटी के बारे में कंपैरिजन करने के लिए आप चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई करें? देखें बेटा, यहां पर सपोज करो हमने लिखा बेटा एल्यूमिनियम +1, फिर हमने लिखा बेटा यहां पर एल्यूमिनियम +2, और फिर हमने यहां पर लिखा लास्ट के अंदर एल्यूमिनियम +3। ये एल्यूमिनियम +3 कॉन्फ़िगरेशन। इन तीनों का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम +1 की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा? इसके प्रीवियस नोबल गैस से नियॉन। एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने तो ये क्या बन गया बेटा? नियॉन 3s2 बन गया। एल्यूमिनियम +2 की बात करें तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से और निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा नियॉन 3s1। और एल्यूमिनियम +3 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकाल दिया जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगा अपने पास में? नियॉन बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करें तो हमें देखना है कि इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन है। तो नेचुरल सी बात है कि जो कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन है बेटा? एल्यूमिनियम +3, इसका मतलब मैक्सिमम स्टेबल कौन हो गया हमारे पास? एल्यूमिनियम +3। रही बात अब एल्यूमिनियम +1 और +2 की, तो +1 +2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो नोबल गैस की स्टेबिलिटी के बाद अगला नंबर आता है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का नंबर आता है नेक्स्ट। तो नोबल गैस मैक्सिमम स्टेबल हो गया। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन किसका मिला बेटा हमें? एल्यूमिनियम +1 का। आप देख सकते हैं बेटा S2 इज अ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब एल्यूमिनियम +3 के बाद अगला नंबर आना चाहिए +1 का, और लास्ट में किसका नंबर आना चाहिए? +2 का। तो इस ऑर्डर को आप यहां पर भी देख सकते हैं बेटा, यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है एल्यूमिनियम +3 मोस्ट स्टेबल, देन एल्यूमिनियम +1, और लास्ट में किसका नंबर आ जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम +2 का। इसको आप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अप्लाई करके इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है बेटा कि नॉर्मली अगर आपको कभी किसी स्टेबिलिटी को चेक करना होगा और अगर आपको कहीं डिफरेंस दिया हुआ होगा तो सिर्फ आप इस डेटा को अप्लाई करेंगे। अगर डिफरेंस 11 से कम है तो हायर स्टेट स्टेबल होगा, 16 से ज्यादा है तो लोअर स्टेट स्टेबल होगा, और अगर इंटरमीडिएट है तो भी लोअर स्टेट स्टेबल होगा। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट को भी आईपी के थ्रू यूज करके एक्सप्लेन करा जा सकता है कि कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेट कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा प्रेडिक्शन ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम क्या यूज करके, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट यूज करके हम बता सकते हैं कि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस तरीके से बताते हैं देखते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ आईपी बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप। नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ आईपी बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप। इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे किस तरीके से। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं बेटा आपको, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे बेटा हमारे सामने क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट आर 68, 370, 400 एंड 485। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब हमें यहाँ पर कुछ कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है और हमें किसी एलिमेंट के 4 सक्सेसिव आईपी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और हमें कमेंट करना है कि वो एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आईपी का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो हम क्या अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चारों वैल्यू ऑफ आईपी देखें। चारों वैल्यू ऑफ आईपी देखा बेटा आपने। एक वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, 68। एक एक करके हम वैल्यू नोट करते हैं। एक 68 दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है बेटा 370, एक वैल्यू दिया हुआ है बेटा हमको 400 और एक वैल्यू दिया हुआ है बेटा हमको 485। ये हमें डिफरेंस दिया हुआ है, ये हमें वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी। अब अगला काम क्या है हमारा, अगला काम हमारा ये है कि हमें चेक करना है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पॉइंट ये बोलता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ आईपी बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप। अब फर्स्ट हाईएस्ट जंप का मतलब क्या है, जंप का मतलब है डिफरेंस। आईपी के अंदर जहां पर आपको एक सडन लार्ज जंप, एक बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देगा, वहीं पर कहीं ना कहीं उसका शेल नंबर चेंज हो रहा होगा। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा हो या फिर उसका शेल नंबर बदल रहा हो। तो ऐसे केस के अंदर वो क्या करेगा, एक सडन लार्ज जंप देगा, एक बहुत स्पाइक देगा आपको आईपी के वैल्यू के अंदर। तो हमारा काम यहां पर ये होगा कि हम आईपी के वैल्यूज में डिफरेंस कैलकुलेट करें। डिफरेंस कैलकुलेट करें बेटा, आप देख सकते हैं क्लियरली विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स। अगर आप सिंपल कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर IP1 और IP2 के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। लगभग अगर आप देखें बेटा इसको तो ये 302 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। इतना डिफरेंस आपको ना तो आगे मिलेगा ना ही आपको उसका आगे मिलेगा। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा बेटा, यहाँ डिफरेंस मिला आपको 302 का, यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 30 का, और यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 85 का। तो आपको मैक्सिमम जंप कहाँ पर दिख रहा है, आपको मैक्सिमम जंप कहाँ पर दिख रहा है बेटा, आपको मैक्सिमम जंप दिखाई दे रहा है पहले और दूसरे में। कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले और दूसरे में। तो क्या अगर आपको पहले और दूसरे में जंप दिखाई दे रहा है तो एनालिटिकल टर्म्स में बात बोलना चाहूं तो दिमाग में बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जब वो एलिमेंट अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने में आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर वो एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन या कहीं ना कहीं उसका शेल नंबर बदल रहा होगा। जब उसका शेल नंबर बदल रहा होगा तभी जाकर के उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है यहां पर प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस तरह से पता करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट बोलना चाहता है कि बेटा अगर हम इसने 68 वाले को अगर हम डिनोट कर रहे हैं बेटा IP1 से और अगर हम 370 को बोलेंगे IP2 से, तो डिफरेंस मैक्सिमम तो बेटा आपको IP1 और IP2 में ही मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ IP बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप। लोअर वैल्यू ऑफ IP क्या है, देखो बेटा फर्स्ट हाईएस्ट जंप यहां मिला आपको, किस में मिला IP1 और IP2 में। तो लोअर वैल्यू क्या मिला आपको, 1 या 2, लोअर वैल्यू मिला आपको 1। लोअर वैल्यू क्या मिला बेटा आपको 1। फर्स्ट हाईएस्ट जंप कहां मिला बेटा आपको, IP1 और IP2 में मिला। इसके अंदर लोअर वैल्यू किसका है, IP1 और IP2 के अंदर ऑब्वियसली 1 वैल्यू लोअर है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही है बेटा, आउटर मोस्ट सब शेल की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑप्शन में आउटर मोस्ट शेल, सेकंड शेल, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो सकता है। सेकंड में 1s2 2s2 2p1, इसके तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s1,
इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है 1 and 3 बोथ। तो पहली नजर में देख करके ये लगता है कि सर इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और जस्ट अभी अभी हमने डिराइव किया है कि इस एलिमेंट के जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए बेटा? वो 1 होने चाहिए। तो फर्स्ट लार्ज जंप आपको 1 से मिल रहा है, तो सर इसके हिसाब से आंसर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, पर नहीं बेटा, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा? देखे बेटा, अगर क्वेश्चन में हमें 4 वैल्यू ऑफ आईपी दे रखा है, 4 कंसेक्यूटिव वैल्यू ऑफ आईपी दे रखा है, इसका मतलब इस एलिमेंट के पास में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। भाई अगर कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो 4 वैल्यू ऑफ आईपी डिफाइंड होगा। तो अगर आप देखें बेटा ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन में 1s2 2s1 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो भले ही इसका कॉन्फिगरेशन इससे रिजेंबल कर रहा है, बट सिंस 1s2 2s1 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है और गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आपको 4 वैल्यू ऑफ आईपी दिया है, तो कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो नहीं सकता। तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जो कि आपके मेंटल एबिलिटी को भी परखेगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी ये परखेगा कि आप देखें बेटा फर्स्ट ऑप्शन में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 आईपी होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी आंसर हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन। क्या आंसर होना चाहिए इसका? थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास में मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर क्या है, कुछ कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर NS1 NS2 NS2 NP1 NS2 NP2 इस तरीके से। उधर की तरफ दिया हुआ है बेटा हमें कुछ वैल्यूज। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से हम दिमाग में क्या बात लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान दे बेटा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है बेटा NS1। NS1 को देख करके आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? NS1 को देख करके आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, NS2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, NS2 NP1 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और NS2 NP2 के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यहाँ पर मेंशन करें तो इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, NS2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वाले की बात करें तो हम किस तरह से चेक करेंगे? तो जो भी हमने पॉइंट अप्लाई करा था उसी को अप्लाई करके देखते हैं दोबारा। NS1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो कहीं ना कहीं इसका शेल नंबर बदल जाएगा, और अगर इसका शेल नंबर बदल जाएगा तो ये एकदम से सडन लार्ज जंप दिखाई देगा। तो सडन लार्ज जंप किसके किसके बीच में दिखाई देना चाहिए? IP1 और IP2 के बीच में। जब IP1 और IP2 के बीच में सडन लार्ज जंप दिखाई देगा, इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन मान करके चलेंगे। सिमिलरली अगर हम NS2 की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन के दौरान जो IP में डिफरेंस आएगा वो बहुत हाई आना चाहिए। तो वो डिफरेंस बहुत हाई कब आएगा? जब IP2 और IP3 के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम होगा। सिमिलरली 3 और सिमिलरली 4 के लिए बात कही जा सकती है। तो हम चेक करके देखते हैं बेटा सभी के अंदर। पहले हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें फर्स्ट और सेकंड में आपको सडन लार्ज जंप दिख रहा है? देखते हैं 19 और 27 में। आप देखिए बेटा 19 और 27 में कितना डिफरेंस आएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 का डिफरेंस मिलेगा। 16 और 28 में यहां पर भी आप देख सकते हैं बेटा आपको 8 + 4 12 का डिफरेंस मिलेगा आपको। 18 और 26 में अगर देखें तो यहां पर आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा बेटा? आपको यहां पर 6 + 2 8 का डिफरेंस मिलेगा। यहां पर आप देखें बेटा 14 और 200, तो यहां पर आपको बहुत लार्ज जंप दिखाई देगा। यहां पर आपको बहुत लार्ज जंप दिखाई देगा। यहां पर आपको 186 का डिफरेंस दिखाई देगा। 186 का डिफरेंस मतलब क्या है कि इसके फर्स्ट और सेकंड के अंदर बहुत हाई डिफरेंस है। तो NS1 का आंसर क्या होना चाहिए बेटा? हमारा NS1 का आंसर होना चाहिए हमारा एस ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से पहले और दूसरे IP के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन बोलता है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे में आपको जंप चेक करना है। इसका मतलब दूसरे और तीसरे में आपको जंप चेक करना है। दूसरे और तीसरे में आप जंप चेक करें बेटा 27 और 36, यहां पर डिफरेंस निकालें तो यहां वैल्यू आएगा बेटा 9। 28 और 34 इसको निकालेंगे बेटा तो ये डिफरेंस आएगा 6। जबकि अगर आप यहां डिफरेंस देखते हैं बेटा 26 और 230, तो आपको यहां डिफरेंस कितने का मिलेगा बेटा? 204 का। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि अब आपको सेकंड और थर्ड में लार्ज जंप कहां दिखाई दे रहा है? लार्ज जंप दिखाई देगा आपको आर ऑप्शन के अंदर। इसका मतलब बी ऑप्शन का आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आर होना चाहिए। बी का आंसर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए।
थर्ड है NS2NP1, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तीसरे और चौथे में जंप दिखाई देना चाहिए। तीसरे और चौथे में जंप कहां दिखाई देगा? हाईएस्ट। तो यहां पर आपने डिफरेंस निकाला, तो यहां डिफरेंस निकालेंगे तो आप ये आएगा 8 + 4 12, और अगर आप यहां डिफरेंस निकालते हैं बेटा तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस आपको क्लियरली बहुत हाई दिख रहा होगा, तो यही इसका आंसर चला जाएगा। तो ये चला जाएगा सी ऑप्शन का है, चला जाएगा क्यू, और फाइनली बच्चा हमारे पास डी ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए बेटा? ए का होगा एस, बी का होगा आर, सी का होगा क्यू, डी का होगा पी। ये ऑप्शन किसके आंसर होने चाहिए? तो मतलब इसका आंसर होगा SRQP, SRQP इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो ये सब बातें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रही है बेटा। इस तरीके से हम आईपी के एप्लीकेशन को यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आईपी के अंदर, कुछ सवाल हम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं। चलिए अब कुछ सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, यहाँ पे देखें, इफ द आईपी ऑफ Na, Mg एंड Si आर 496, 737 एंड 786 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, देन आईपी ऑफ Al इज, और हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए। पहली बात तो ये कि एनालिटिकल क्वेश्चन है, हमें वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है, हमें वैल्यू को कंपेयर करना है। जो हमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और इनमें से हमें किसी एक एलिमेंट के बारे में पता करने के लिए कहा गया है, तो हम इन चारों को अरेंज करके देखते हैं कि हमें इनमें कुछ पैटर्न मिलता है या नहीं। हमें जो एलिमेंट दिए हुए उनके बारे में देखते हैं बेटा। एक एलिमेंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर सोडियम, एक एलिमेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर सोडियम, एक एलिमेंट दिया हुआ है बेटा हमें यहाँ पर क्या? मैग्नीशियम। एक एलिमेंट हमें जो होगा नेक्स्ट होना चाहिए वैसे वो एल्यूमिनियम, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। और एक एलिमेंट दिया गया है बेटा हमें कौन? सिलिकॉन। ये हमें एलिमेंट दिए हुए। अब इनका हमें आईपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सोडियम का वैल्यू कितना है बेटा? सोडियम का वैल्यू हमने नोट करा है यहाँ पर, ये आएगा बेटा 496, ठीक है। Mg का वैल्यू कितना है बेटा? इसका वैल्यू है 737, तो हमने 737 को नोट कर दिया। एल्यूमिनियम का हमें पता करना है, तो हमने एल्यूमिनियम की जगह पर एक क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दिया। और सिलिकॉन का हमें दे रखा है, वो वैल्यू कितना है? 786, 786 हमें वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का वैल्यू क्या होना चाहिए। चलिए कंपेयर करके देखते हैं। पहले बात तो आप एक देखें कि सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन क्या है। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन है 3s1। Mg का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3s2। एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन 3p1 और सिलिकॉन का आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन 3p2। क्या है? सभी एलिमेंट एक ही पीरियड के? जी हाँ। लेफ्ट टू राइट की ओर अगर हम मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर लगातार क्या बढ़ता है बेटा? Z इफेक्टिव बढ़ता है। और अगर Z इफेक्टिव बढ़ता है इसका मतलब आईपी का वैल्यू भी बढ़ता है। इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? लगातार इंक्रीजिंग। बट वी नो दैट, हमें एक बात पता है क्या, कि अगर हम NS2 और NP1 की आईपी कंपेयर करें, अगर हम NS2 और NP1 की आईपी कंपेयर करें तो भले ही लगातार ऑर्डर इंक्रीजिंग आता है, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए, पर हमें पता है कि NS2 की आईपी का वैल्यू NP1 से ज्यादा हो जाता है, Mg का वैल्यू एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है, बट सिंस NS2 के आईपी का वैल्यू NP1 वाले से ज्यादा है, इसीलिए Mg का आईपी का वैल्यू एल्यूमिनियम वाले से ज्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर, ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए? अगर हम आईपी को कंपेयर करें तो आईपी के अंदर सबसे कम वैल्यू होगा सोडियम का, फिर नंबर आएगा एल्यूमिनियम का, फिर नंबर आएगा मैग्नीशियम का, और फिर नंबर आएगा सिलिकॉन का। अब सोडियम का वैल्यू बेटा हमें दिया हुआ है, वो कितना है? 496, ये वैल्यू दिया हुआ है। मैग्नीशियम का दिया हुआ है हमको 737, सिलिकॉन का दिया हुआ है 786। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो कि 737 से छोटा हो और 496 से बड़ा हो। तो 737 से छोटा, तो 737 से छोटा कौन मिलेगा बेटा आपको? 737 से छोटा आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर सी ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बड़े हैं और ये 496 से बड़ा भी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? सी ऑप्शन आंसर जाना चाहिए। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करके आप बात बोल सकते हैं, हमारा आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है सेकंड आईपी लेस देन फर्स्ट आईपी? अब ये एक ऐसा सवाल है जो दिखने में काफी आसान लगता है, पर काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और गलत क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको एक जगह नोबल गैस दिखाई दे जाती है। नोबल गैस को दिखते से ही कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर नोबल गैस का आईपी तो मैक्सिमम होता है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े बेटा आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े। क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी लैंग्वेज है, क्वेश्चन आसान दिखाई दे रहा है भी आसान, पर कभी कभी बच्चे जोश जोश में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ें दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है सेकंड आईपी लेस देन फर्स्ट आईपी? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एलिमेंट के लिए सेकंड आईपी का वैल्यू फर्स्ट आईपी से कम हो? दुनिया में किसी एलिमेंट के लिए ऐसा हो नहीं सकता। याद कीजिए बेटा, जब हमने सक्सेसिव आईपी के बारे में स्टडी करा था, सक्सेसिव आईपी ये बोलता है कि आईपी का वैल्यू किसी एलिमेंट के लिए हमेशा बढ़ता है, चाहे वो एलिमेंट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हो, चाहे वो नोबल गैस हो, अल्कली मेटल हो, हेलोजन हो, डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, दुनिया का कैसा ही एलिमेंट हो, दुनिया के हर एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आईपी का वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब ये बात कहना कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके लिए फर्स्ट आईपी का वैल्यू सेकंड आईपी से बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो ना तो इसका आंसर मैग्नीशियम होगा, ना नियोन होगा, ना कार्बन होगा, दुनिया कोई एलिमेंट इसका आंसर नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। इसलिए बेटा आईपी के क्वेश्चन को पढ़ते समय जब भी कभी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आए तो अपना दिमाग खुला रखें और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उस ग्रेविटी को समझें।